लोकसभा चुनाव 2024 के बाद से दोस्तों देखा जा रहा है कि जिस तरीके से 2024 का चुनाव पीएम मोदी ने कहा था अब की बार 400 पार और रिजल्ट एकदम उलट आए, और उसके बाद सबसे बड़ा जो बीजेपी को धोखा मिला है वो उत्तर प्रदेश हो या फिर हरियाणा हो या फिर महाराष्ट्र हो। अब जो सबसे बड़ी चीज नजर आ रही है वो ये है कि अभी 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। इसमें हरियाणा है, उसके बाद महाराष्ट्र है और फिर झारखंड का चुनाव है, और अगले साल जो है दिल्ली में चुनाव होने वाले हैं और वहीं बिहार में भी चुनाव होने वाले हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंस रखता है दोस्तों ये 4 राज्यों का जो चुनाव है। जम्मू कश्मीर में भी चुनाव होने जा रहे हैं, और जिस तरीके से देखा गया अभी हरियाणा में 10 लोकसभा सीटें हैं, और 10 लोकसभा सीटें पिछले बार 2019 में बीजेपी के खाते में गई थी, 10 की 10 लोकसभा सीटें, और 2014 में भी 10 की 10 लोकसभा सीटें बीजेपी के खाते में गई थी। लेकिन 2024 के चुनाव में डायरेक्ट 5 सीटें कांग्रेस के खाते में चली गई थी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं कांग्रेस का हौसला जो है वो हरियाणा में काफी ज्यादा बुलंद है। वहीं आज हम बात करेंगे दोस्तों महाराष्ट्र की, जहां चुनाव होने वाले हैं, और महाराष्ट्र में भी कहीं ना कहीं बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। तो चलिए समझते हैं कि अभी क्या होने वाला है महाराष्ट्र के अंदर। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को मिली जीत, और उसके बाद विधानसभा चुनाव से जुड़े सर्वे ये बताते हैं कि महाराष्ट्र में कांग्रेस अभी के वक्त में सबसे मजबूत स्थिति में है। पर महाविकास आघाड़ी यानी कि एमवीए सहयोगियों को कांग्रेस की महत्वाकांक्षा क्या पचेगी, और इस बार क्या होने वाला है दोस्तों। 2019 के महाराष्ट्र चुनावों के बाद जब महाविकास आघाड़ी का गठन हुआ था, बीजेपी संग गठबंधन में चुनाव लड़ चुकी शिवसेना एनडीए से अलग होकर तब विपक्षी सेक्युलर दलों के साथ जा मिली थी। महाविकास आघाड़ी में सबसे कमजोर कांग्रेस की ताकत महज तीसरे सहयोगी भर की रह गई थी। उस वक्त 288 सीटों वाली विधानसभा में उसके महज 44 ही विधायक थे। लेकिन कहा जाता है कि राजनीति अनंत संभावनाओं का खेल है दोस्तों। लोकसभा चुनाव में उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन की वजह से कांग्रेस आज ऐसी स्थिति में है कि गठबंधन के लिए पार्टी अपने सीएम कैंडिडेट के नाम पर चुनाव लड़ना चाहती है। 5 साल पहले इसी राज्य में कांग्रेस डिप्टी सीएम तक की डिमांड नहीं कर सकती थी। पर मुश्किल यह है कि कांग्रेस की अति महत्वाकांक्षा के चलते कहीं ऐसा न हो कि महाविकास आघाड़ी में दरार पड़ जाए, क्योंकि उद्धव ठाकरे अभी अपने को भविष्य का सीएम मानकर चल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि शरद पवार भी इस बार कम में संतोष करने के मूड में नजर नहीं आ रहे हैं। आइए देखते हैं क्यों कांग्रेस की मजबूती महाविकास आघाड़ी की कमजोर कड़ी बन सकती है। पॉइंट में इसको समझते हैं दोस्तों। पहला पॉइंट, कांग्रेस अति उत्साह में सीएम पद के लिए कर रही है दावा। क्या ये बात सही है? इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए मुख्यमंत्री पद पर कांग्रेस अपनी नजर गड़ाए हुए है। अभी कुछ दिन पहले की ही बात है कि कांग्रेस विधायक दल के नेता बाला साहब थोराट ने कहा था कि अगला मुख्यमंत्री कांग्रेस से होगा। फिर नागपुर में हाल ही में हुए एक पार्टी कार्यक्रम में कई नेताओं ने राज्य कांग्रेस नेता नाना पटोले को महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री के रूप में पेश करने लगे। अगर लोकसभा चुनाव के रिजल्ट को देखें तो एमवीए के तीनों दलों में सबसे बेहतरीन प्रदर्शन कांग्रेस का ही रहा है। जाहिर है कि 17 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़कर 13 संसदीय सीटें जीतने वाली पार्टी उत्साह में तो रहेगी ही। यही नहीं, ऐसे दौर में जब केंद्र में दूसरी पार्टी की सरकार है, सांगली के निर्दलीय सांसद विशाल प्रकाश बाबू पाटिल ने भी कांग्रेस को अपना समर्थन दिया है। उद्धव ठाकरे की शिवसेना यानी कि यूबीटी ने 21 सीटों पर चुनाव लड़ा और 9 लोकसभा सीटें जीती, जबकि शरद चंद्र पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने 10 सीटों में से 8 पर जीत हासिल की है। इंडियन एक्सप्रेस का मानना है कि एमवीए में कांग्रेस कुल 288 में से 110 से 115 सीटों पर चुनाव लड़ने की योजना बना रही है, जबकि शिवसेना यानी यूबीटी के लिए 90 से 95 सीटें और एनसीपी के लिए 80 से 85 सीटें छोड़ रही है। हालांकि अभी तक कुछ भी तय नहीं हुआ है, लेकिन कांग्रेस के सूत्रों का कहना है कि पार्टी हाईकमान 100 सीटों से कम पर सहमत होने की संभावना नहीं है। अब आते हैं दोस्तों दूसरे पॉइंट पर। ये तो हो गया पहला पॉइंट कि कितनी सीटें, जैसे 100 सीटें कांग्रेस को चाहिए। दूसरा पॉइंट,
उद्धव ठाकरे कमजोर हुए हैं, महत्वाकांक्षी नहीं। उद्धव ठाकरे को अपनी पार्टी और चुनाव चिन्ह दोनों गंवानी पड़ी है। लोकसभा चुनाव में भी शिवसेना शिंदे उनसे केवल 2 सीटें कम है। इसके बावजूद ठाकरे खुद को महाराष्ट्र का अगला सीएम ही मानते हैं। 2019 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी शिवसेना एक साथ चुनाव लड़कर 105 और 56 सीटें जीतने में सफल रहे थे, पर उद्धव ठाकरे के सीएम बनने की जिद ने गठबंधन तोड़ दिया। उद्धव ठाकरे की ये जिद अभी भी बरकरार है। कांग्रेस द्वारा कराए गए आंतरिक सर्वेक्षण से पता चला है कि उद्धव ठाकरे की लोकप्रियता एमवीए के भीतर घट रही है। इसी बीच उद्धव ठाकरे ने दिल्ली में कांग्रेस नेतृत्व से मुलाकात की और मुख्यमंत्री पद के फार्मूले में बदलाव की मांग की है। उनका तर्क है कि सबसे अधिक सीटें पाने वाली पार्टी को मुख्यमंत्री पद देने की परंपरागत फार्मूला गठबंधन को कमजोर करती है। हालांकि लोकसभा चुनाव के बाद एमवीए के भीतर समीकरण तेजी से बदल रहे हैं। सर्वाधिक सीटों पर चुनाव लड़ने के बावजूद शिवसेना यानी यूबीटी की स्थिति अब कमजोर मानी जा रही है। कांग्रेस ने 17 में से 13 सीटें जीती, जबकि शिवसेना यानी यूबीटी ने 21 में से केवल 9 सीटें हासिल की। शरद पवार की एनसीपी ने 10 में से 8 सीटें जीतकर सबसे मजबूत स्थिति में खुद को बनाए रखा। यह अपने आप में बड़ा मायने रखता है दोस्तों। अगस्त की शुरुआत में उद्धव ठाकरे सीट बंटवारे पर चर्चा करने के लिए दिल्ली गए थे। कहा जा रहा था कि उन्होंने लगभग 100 सीटों पर चुनाव लड़ने की मांग की है। हालांकि अब उनको अपनी ताकत का अंदाजा लग चुका है। अब दोस्तों तीसरा पॉइंट, शरद पवार की ताकत आधी रह गई है, पर सीएम पद पर कांग्रेस के दावे से कलह बढ़ सकती है। ये बड़ा पॉइंट है दोस्तों। महाराष्ट्र में पार्टी और चुनाव चिन्ह उद्धव ठाकरे की तरह शरद पवार के हाथ से भी जा चुका है, पर ठाकरे की तरह पवार भी अपने को किसी से कम नहीं समझते हैं। अपने भतीजे अजीत पवार को आने वाले विधानसभा चुनाव में हराने के लिए वो चाणक्य की तरह हर रोज नई नई योजनाओं पर काम कर रहे हैं। एनसीपी अजीत पवार के मंत्रियों को हटाने के लिए एक एक कैंडिडेट पर काम कर रहे हैं। 2024 में महाविकास अघाड़ी के लिए मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, इसको लेकर एनसीपी शरद पवार पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार के संकेत से सियासी गर्मी बढ़ रही है। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अभी कुछ दिन पहले शरद पवार ने अपने एक और भतीजे रोहित पवार के लिए बैटिंग कर दी है। शरद पवार रोहित पवार के निर्वाचन क्षेत्र जामखेड़ तालुका के खारदा में विभिन्न विकास कार्यों के भूमि पूजन और समर्पण समारोह में पहुंचे थे, जहां उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कुछ ऐसी बात कही जिसके बाद ये माना जाने लगा कि एनसीपी से रोहित पवार मुख्यमंत्री पद के दावेदार हो सकते हैं। जी हां दोस्तों, लोकसभा चुनाव में महाविकास अघाड़ी में सफलता का रेशियो सबसे अधिक एनसीपी शरद पवार का ही रहा है। एनसीपी ने कुल 10 सीटों पर चुनाव लड़ा और 8 सीटों पर चुनाव जीतने में सफलता पवार की लोकप्रियता की दुहाई दे रही है। अब दोस्तों चौथा और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, अच्छी छवि वाले नेताओं की मौजूदगी से कांग्रेस एमवीए के दूसरे सहयोगियों पर भारी पड़ेगी। देखा जाए तो अभी हाल में ही कांग्रेस ही एमवीए में एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसका पूरे महाराष्ट्र में व्यापक प्रभाव है और विभिन्न समुदायों के स्थानीय नेताओं की दूसरी पंक्ति भी तैयार है। एनसीपी यानी शरद पवार और शिवसेना यानी उद्धव ठाकरे के बारे में ये नहीं कहा जा सकता। ये दोनों पार्टियां महाराष्ट्र के कुछ खास इलाकों में बहुत ज़्यादा मजबूत हैं तो कुछ इलाकों में बेहद कमज़ोर भी नजर आती हैं। इसके साथ ही इन पार्टियों के स्थानीय नेता खत्म हो चुके हैं। शिवसेना शिंदे और एनसीपी यानी अजीत पवार की महाराष्ट्र में सरकार होने के चलते सारे मजबूत कार्यकर्ता और नेता इन पार्टियों में आ गए हैं। शिवसेना उद्धव ठाकरे और एनसीपी शरद पवार के साथ अब मुट्ठी भर ही लोग रह गए। तो ऐसे में कहीं ना कहीं देखा जा रहा है दोस्तों, कांग्रेस का दावा जो है वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत है और इसकी वजह से दरार भी आ सकती है महाविकास अघाड़ी में। और वैसे आपको क्या लगता है दोस्तों, इस बार महाराष्ट्र में किसकी सरकार बनने वाली है? हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। शुक्रिया।